Hello friends, welcome to training on why EVS concepts are important and how to introduce EVS concepts to kids with autism by Alisha Noble Souls. आज हम EVS concepts की बात करेंगे। EVS concept ऑटिज्म में बच्चों को सिखाने क्यों जरूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे सिखाने हैं। तो सबसे पहले EVS क्या है? EVS is environmental studies. Although EVS में there are different components, जिसको इस स्लाइड में दिखाया गया है, लेकिन आप इनको मेजर यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल। नेचुरल में आप बायोटेक और नॉन बायोटेक कंपोनेंट्स को ले सकते हो। जैसे बायोटेक में आपका आ गया ह्यूमन, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन बायोटिक में आप ले सकते हो या ए बायोटिक में आप ले सकते हो वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, माउंटेन्स। और सोशल में आप ले सकते हैं स्कूल, नेबरहुड, पीयर ग्रुप, फैमिली, ये सारा सोशल में आ जाता है। और कल्चरल में आप ले सकते हो जो भी रिचुअल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स हम सोसाइटी से सीखते हैं। तो इन 3 बेसिक कैटेगरीज में आप बच्चों के EVS कंसेप्ट्स को बांट सकते हैं और बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब EVS कंसेप्ट्स की बात आती है, स्पेशली ऑटिज्म में पेरेंट्स के दिमाग में मेजर जो इश्यूज आते हैं, उनके सामने फेस होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि मैं अपने बच्चों को EVS के कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करूं। उसके लिए तो स्पीच जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी है, उसके तो सेंसरी इश्यूज हैं, उनको बिहेवियर इश्यूज हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। व्हाई EVS कंसेप्ट? सेकंड, कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूं, कैसे बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि मैं तो बेसिक बच्चे की लैंग्वेज के साथ ही अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को EVS के कंसेप्ट जिसमें कि एक साइंस की बात हो रही है, वो बच्चे को कैसे सिखाऊं। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या वाकई मेरा बच्चा EVS के कंसेप्ट को सीख पाएगा। तो ये सारे कॉमन इश्यूज हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं और इनसे कैसे डील करना है, ये हम इस ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। तो वाई EVS कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट? EVS कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना, स्पेशली इन केस ऑफ ऑटिज्म। क्यों? क्योंकि बच्चों में हम लोग देखते हैं कि ऑटिज्म में बच्चे जो एक बेसिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत से बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, तारे रातों क्यों आते हैं। किसी टॉय शॉप में बच्चे को लेके जाओ, वो बार बार पूछता रहेगा मम्मी से, ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्या है, वो क्या है। लेकिन ऑटिज्म में बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, उनमें वो क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ती है। और अगर आपने बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को जगाना है तो EVS कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाने में, बच्चे को क्रिएटिव बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है और बच्चे एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज सीखते हैं। बेसिकली ये ऑटिज्म में बच्चों, पेरेंट्स का एक मेजर क्वेश्चन होता है और इशू भी है कि हम कब तक बच्चों को सिखाएंगे। बच्चे अपने आप नेचर से क्यों नहीं सीखते? जैसे बाकी बच्चे सीख गए हैं, उनको क्वेश्चन पूछना किसी ने नहीं सिखाया, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट उनको आती हैं, लेकिन मैं कब तक और क्या क्या बच्चे को सिखाऊं। इन सारी चीजों के साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो। और अगर आप EVS कंसेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। बच्चों में एक समझ डेवलप होगी, उसमें क्रिएटिविटी आई, उसने बहुत सारी चीजों को नया एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इसलिए EVS के कंसेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अब EVS के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करें? इंपॉर्टेंस में पता लगे कि हाँ EVS के कंसेप्ट अच्छे होते हैं, बच्चों को सिखाएंगे ऑटिज्म में तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, नेचुरल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाइए। सपोज आपने प्लांट का टॉपिक चुना है, ठीक है। आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है? आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है मेरे बच्चे की एज क्या है और उसका लेवल क्या है, मेरे बच्चे को कितनी समझ है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप एक टॉपिक उठाइए। और सबसे पहले ये देखिए कि उस EVS कंसेप्ट को सिखाने के लिए प्री साइंस स्किल्स क्या चाहिए। मतलब जैसे राइटिंग के लिए प्री राइटिंग स्किल्स होनी जरूरी होती हैं, ऐसे ही अगर आपको EVS का कंसेप्ट उठा रहे हैं तो उसके लिए प्री साइंस स्किल्स क्या चाहिए वो आपको पता होनी जरूरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ EVS कंसेप्ट की एग्जांपल ली है, जैसे एयर ऑक्यूपाइड स्पेस, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, फैमिली सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कोई भी आप एक टॉपिक लेके बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये एक टॉपिक चुना है। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जब हम बात करते हैं, अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे को सिखाना है और जस्ट आपने बच्चे को बताना शुरू कर दिया कि ये टेबल है, ये नॉन लिविंग है, ह्यूमन बींग्स है, ये लिविंग है, प्लांट्स है, ये लिविंग है। अगर इस ढंग से बच्चे को सिखाओगे, बच्चे को हो सकता है उसके माइंड में आपकी कुछ बातें बैठ जाएं या वो
उसको रट्टा लग जाए कुछ चीजों का, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि लिविंग चीजें सांस लेती हैं, नॉन लिविंग चीजें सांस नहीं लेती। लिविंग चीजें बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग चीजें ग्रो नहीं करती। लिविंग चीजें खाना खाती हैं, फूड रिक्वायरमेंट होता है उनका, और नॉन लिविंग चीजों का फूड रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब लेकिन ऑटिज्म में के केस में क्या होता है, जब बच्चे को ग्रोथ का मतलब नहीं पता, उसको सांस लेने का मतलब नहीं पता, उसको फूड रिक्वायरमेंट का मतलब नहीं पता, और हमने इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया, इन चीजों के बारे में बच्चों को नहीं बताया, और सीधा सीधा हमने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ रट्टा लगा लेगा उन चीजों का, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्ट को चूज किया, उसके बारे में सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स लिखिए कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और मैंने बच्चे को क्या सिखाना है। आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में डिफरेंस लिखा है, जैसे ग्रोथ है, ब्रीदिंग है, फूड रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट है, फीलिंग्स है, रिप्रोड्यूस करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कीजिए। उसके बाद आपने चूज करना है कि मेरे बच्चे को लिविंग और नॉन लिविंग चीजें सिखाने के लिए सबसे पहला कौन सा पॉइंट है जो मैं चूज करूं, या सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज है कि मेरे पास अगर मेरे सामने 6 पॉइंट्स हैं, तो इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मेरे बच्चे को सिखाना इजी है, और सबसे पहले आप उस पॉइंट के साथ स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपने रिप्रोड्यूस करना उठा लिया और आप बच्चे को सिखा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला, या आपको लगे कि मेरे बच्चे को ग्रोथ का पता है या फूड रिक्वायरमेंट का पता है, या नहीं भी पता, तो मुझे क्या सिखाना इजी लग रहा है, इनमें से वो वाला पॉइंट आप चूज कर दो। अब मेरे को जिस ढंग से मुझे समझ आया है कि बच्चों को कैसे मतलब इजीली वो सीख पाएंगे, सबसे पहले मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया प्री साइंस स्किल्स में, कि मेरे बच्चे को क्या क्या आना चाहिए कि अगर उसको लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बारे में सीखना है। सबसे पहले उसको रिकग्निशन होनी चाहिए कि लिविंग चीजें कौन सी होती है, नॉन लिविंग मतलब सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये प्लांट है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद फूड रिक्वायरमेंट का मतलब, मूवमेंट का, ग्रोथ का, ब्रीथिंग का, ये मैंने प्री साइंस स्किल्स में कुछ टॉपिक्स नोट किए हैं कि सबसे पहले अगर बच्चे को हम लोग ये सिखाएंगे, उसके बाद हम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले डिफरेंस नहीं सिखाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे प्री साइंस स्किल से। तो सबसे पहले हम उठाते हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को फ्लैश कार्ड की हेल्प से या फिर घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसके रिकग्निशन कराइए, क्योंकि अगर न्यूरोटिपिकल बच्चों की बात करें तो उनको पता होता है दिस इज बॉल, टेडी, डॉल, चेयर, लेकिन अगर ऑटिज्म के केस में हम देखें तो बच्चों को बेसिक रिकग्निशन कई बार होता नहीं है। तो सबसे पहले आपके आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हैं, आपके घर में कोई प्लांट लगा हुआ है, अगर आपके घर में कुछ भी पड़ा है, यूटेंसिल्स हैं, बेड है, फर्नीचर है, कुछ भी है, उन सारी चीजों को पहले बच्चे को उनके नाम बताइए कि ये एसी है, ये फ्रिज है, ये टीवी है, ये टेबल है, ये चेयर है। सबसे पहले अगर आपने लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट उठाया और बच्चे को रिकग्निशन ही नहीं है, तो आगे काम करना आप काम कर लोगे लेकिन समझ बच्चे को कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले बच्चों को चीजों की रिकग्निशन कराइए, ये फिश है, बर्ड्स हैं, ये सब की रिकग्निशन होगी फ्लैश कार्ड के थ्रू या बच्चों को चीजें दिखा के। ओके, तो रिकग्निशन के बाद क्या आता है, फूड रिक्वायरमेंट। सबसे इजी है बच्चे को फूड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना, क्योंकि उसमें हम बच्चे को एक्सपोजर दे सकते हैं। बच्चा खाना खा रहा है, उसकी पिक क्लिक कीजिए, बच्चे को दिखाइए देखो हम लोग खाना खाते हैं। ओके, आप खुद की खाना खाते हुए की पिक प्लीज कीजिए कि फूड रिक्वायरमेंट होती है, हम सब लोगों को जो लिविंग मतलब हम सब लोगों को खाने की जरूरत होती है, हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद आपके घर के आसपास देखिए कहाँ कहाँ से आप बच्चे को ये चीज सिखा सकते हो कि फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं, इंसेक्ट्स में होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वो पिक्चर्स ली हैं, ये सारे आपको आपके घर के आसपास कोई ना कोई डेफिनेटली, अगर घर के छत के ऊपर दाना रखेंगे कोई ना कोई बर्ड जरूर आएगा उसको खाएगा। तो बच्चे को वहां से दिखा सकते हो कि देखो ये बर्ड्स खाना खा रहे हैं। घर में चीनी गिर जाती है, वहां पे चींटियां आ जाती हैं, वहां से बच्चों को दिखा सकते हो कि देखो ये इंसेक्ट है, चींटी है, इसको भी खाने की जरूरत है। आप फिश को दाना डालते हो, उसको वहां से दिखा सकते हो कि देखो फिश को भी खाने की जरूरत होती है। गाय को रोटी देते हो, वहां से बच्चे को दिखा सकते हैं। डॉगी को दूध डालते हो, वहां से बच्चे को दिखा सकते हैं कि देखो प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सब चीजों को खाने की जरूरत होती है। पौधों को पानी देते हो तो यू कैन से देखो प्लांट्स को भी खाना चाहिए, देखो हम इनको पानी दे रहे हैं। तो इस ढंग से आप बच्चे को दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर के आस पास कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, सपोज देयर इज नो काउ एट ऑल, तो उस केस में आप यूट्यूब से वीडियो दिखा सकते हैं बच्चे को, या गूगल से फोटो देके दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे को समझ आए कि हाँ
फूड रिक्वायरमेंट्स का जरूरत होता है लिविंग चीजों को। उसके बाद मूवमेंट, मूवमेंट में सिर्फ आप ना अपनी मूवमेंट तक सीमित मत रहिए जब बच्चे को मूवमेंट सिखा रहे हैं। मूवमेंट में आपने बर्ड्स को भी लेना है, फिश को भी लेना है, इंसेक्ट्स की मूवमेंट भी दिखानी है, और बच्चों को प्लांट की मूवमेंट भी दिखानी है। प्लांट की मूवमेंट कैसे दिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सनफ्लावर लिया है, प्लांट की मूवमेंट आप सनफ्लावर से दिखा सकते हो कि जैसे ही सूरज की रोशनी होती है तो इसका फेस अपने आप टर्न हो जाता है सनफ्लावर का सूरज की तरफ। तो बच्चों के इस ढंग से बाय टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम गूगल और फ्रॉम यूट्यूब आप उनको वीडियो दिखाओ, या फिर आप आसमान में दिखाओ कि देखो बर्ड्स उड़ रहे हैं, अपने आप मूव कर रहे हैं। और जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो अपने आप मूव नहीं करती, हमें उनको चलाना पड़ता है, लेकिन लिविंग चीजें अपने आप मूव करती हैं। तो बच्चों को सबसे पहले हम मूवमेंट सिखाएं। देन ग्रोथ को सिखाने के लिए हम लोग कोई घर में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि थोड़ा सा बच्चे को प्लांट लगाना सिखाइए। प्लांट लगाना सिखाएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि बच्चा ये प्लांट लगाया, छोटा सा सीड था, उसमें से फिर धीरे धीरे प्लांट ने बढ़ना शुरू किया, प्लांट आया, उसमें उसके फ्लावर्स आए, लीव्स आए, फ्लावर्स आए, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पहले छोटा था बड़ा हो रहा है। तो उस ढंग से बच्चे को दिखा के ऑब्जर्व करके बच्चा सीखेगा कि हाँ इसको ग्रोथ कहते हैं, छोटे से बड़ा हुआ प्लांट, इसको ग्रोथ बोला। उससे खुद की बच्चे की फोटो क्लिक कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आप ऐसे दिखते थे, अब आप बड़े हो गए हो, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। आप सिर्फ ग्रोथ वर्ड मत बोलिए कि ग्रोथ, लिविंग चीजें ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग चीजें ग्रो नहीं करती। आप उनको एक्सपोजर दीजिए, उनको ऑब्जर्व करके सिखाइए कि ग्रोथ होता क्या है। अब जब आपने ये चीजें सिखा ली, अब बच्चे को इतनी समझ आ गई, अगर मेरे बच्चे को ये 3 चीजें भी पता लग गई, फूड रिक्वायरमेंट, मूवमेंट और ग्रोथ, तब भी उसको लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का फर्क पता लग जाएगा। इतनी 3 चीजों को सिखाने के बाद भी बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को डिफरेंशिएट कर पाए। लेकिन अगर आपके बच्चे की समझ ज्यादा है तो आप ब्रीदिंग, रिप्रोड्यूस और लाइफ साइकिल के ऊपर भी जा सकते हैं। अब जैसे ब्रीदिंग सिखाना है बच्चे को, ब्रीदिंग आपने सिंपल बोलना नहीं है कि नॉन लिविंग चीजें ब्रीद नहीं करती और लिविंग चीजें ब्रीदिंग करती हैं, ऐसा नहीं बोलना है। उसको फील कराइए कि व्हाट इज ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। जैसे बच्चे के नाक के पास हम हाथ को लेके आए और उसको आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया कि क्या यहाँ पे हमें एयर फील हो रहा है, दिस इज ब्रीदिंग। उसकी टमी पे हाथ रख के उसको सिखाइए कि देखो टमी की मूवमेंट हो रही है, जब हम सांस लेते हैं टमी की मूवमेंट हो रही है। उसके टमी पे आप सॉफ्ट टॉय रख सकते हो कि ये देखो आपका पेट मूव कर रहा है सांस लेने के टाइम पे, तो सॉफ्ट टॉय गिर गया। तो इस ढंग से आप बच्चे को ब्रीदिंग सिखाइए। रिप्रोड्यूस के लिए आप बच्चे को सबसे पहले एनिमल्स और उनके बेबी सिखा सकते हैं, कि जैसे आप बोल सकते हैं क्या, पहले कैट का बेबी किटन होता है, डॉग का बेबी पप्पी होता है, ये देखो इन सबके बेबीज हैं, बर्ड्स के भी बेबी होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी होते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन का क्वालिटी होता है। तो इस ढंग से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। लाइफ साइकिल जरूर सिखाइए बच्चे को अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो। मोस्टली ऑटिज्म में ये देखा गया है कि बच्चे को डेथ के बारे में पता ही नहीं है। जब हमने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया था तो मोस्टली पेरेंट्स का रिप्लाई ये था कि मेरे बच्चे को तो डेथ के बारे में भी नहीं पता है। तो उसको सिखाना ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से कोई आप किसी ट्रेजेडी का फोटो दिखा के उसको दिखाएं कि दिस इज डेथ। जब तक आपके घर में कोई भी इंसेक्ट्स मरता है, कोई भी कॉकरोच है, कोई चींटी मर जाती है, कोई मक्खी मर जाती है, तो उसको दिखाइए आप कि हाँ देखिए ये मर गया है, दिस इज नो मोर, दिस इज नो लाइफ। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एटलीस्ट वो वर्ड कि मर गया है, दिस इज नो मोर, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको एक्सपोजर देना, धीरे धीरे उसको इस बात की समझ आ जाएगी। तो अगर आपने ये बच्चों को चीजें सिखाई 3, अच्छी बात है। फिर उसके 6 के 6 कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे को इतना नहीं समझ आया, उसको रिप्रोड्यूस करना नहीं समझ आया, ब्रीदिंग नहीं समझ आया, लाइफ साइकिल नहीं समझ आया, लेकिन बेसिक चीजें दैट इज फूड रिक्वायरमेंट, मूवमेंट एंड ग्रोथ उसको समझ आ गई, फिर भी वो डिफरेंशिएट कर पाएगा लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में। लेकिन अगर आपने इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया और सीधे सीधे इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। आपके वर्ड सिर्फ वर्ड रह जाएंगे। ग्रोथ होती है, ब्रीदिंग होती है, खाना चाहिए, लेकिन बच्चे को ग्रोथ, ब्रीदिंग, खाना खाना इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, तो उसको ईवीएस का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो ईवीएस का कंसेप्ट सिखाने के टाइम पे जो जो बातें आप बोल रहे हैं, सपोज यू आर, आपके मुंह से निकला ग्रोथ, तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे को ग्रोथ का पता है, या मेरे बच्चे को अपने ये सिखाऊं ग्रोथ का मतलब।
नेक्स्ट मैंने जब ये प्री साइंस स्किल्स की बात करी थी कि बच्चे को क्या क्या चाहिए लिविंग और नॉन लिविंग चीजें सिखाने के लिए, जैसे रेकग्निशन लिया, फूड रिक्वायरमेंट लिया, मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीडिंग, रिप्रोड्यूस, लाइफ साइकिल्स, वहां पे मैंने दो चीजें और ली है, सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन। अब मैं यहाँ पे कैटेगराइजेशन क्यों प्री साइंस स्किल्स में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्यों ये मैंने सॉर्टिंग और कैटेगराइजेशन लिया है, इसका एक रीजन है। कैटेगरी होता क्या है? कैटेगरी होता है कि जैसे बच्चे को आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे आ गया, आपने बताना है कि डेज ऑफ द वीक, दिस इज कैटेगरी ऑफ वीक। मतलब ये वीक में जो डेज होते हैं उनकी कैटेगरी है। जैसे बच्चे को आ गया एप्पल, बनाना, पपाया, तो ये फ्रूट की कैटेगरी है, इसको हम फ्रूट कहते हैं। उसको वेजिटेबल के नाम आ गए तो ये वेजिटेबल की कैटेगरी होगी। उसको जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया तो इट मीन्स ये किस कैटेगरी को हम मंथ बोलते हैं। अगर बच्चे को कैटेगरी का पता है, अगर उसको पता है कि स्पैरो, पिजन, ये सारे क्रो, ये सारे बर्ड्स की कैटेगरी हैं, तो जब आप लिविंग और नॉन लिविंग चीजें सिखाएंगे, आपको बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा देखो क्रो को हम दाना डालते हैं, पैरट को दाना डालते हैं, स्पैरो को दाना डालते हैं, ये बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। आप सिंपल एक वर्ड यूज करोगे, बर्ड्स को दाना डालते हैं, बर्ड्स की खाने की रिक्वायरमेंट होती है। आपका एक वर्ड बर्ड से आपका सारा काम बन जाएगा। अदरवाइज आप सिखाएंगे बच्चों को, कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जैसे चिड़िया को हम दाना डालते हैं, हम पैरट को दाना डालते हैं, तो बच्चा सोचेगा मम्मी ने दो का नाम लिया, चिड़िया और पैरट का, इट मीन्स यही दो बर्ड्स हैं। क्योंकि बच्चे में ऑटिज्म का इश्यू है, तो ये आपको इशू बच्चे के साथ फेस हो सकता है कि बच्चा सोचेगा सिर्फ स्पैरो का नाम लिया और पैरट का नाम लिया, इन्हीं दो बर्ड्स को खाने की रिक्वायरमेंट है, बाकी का तो मम्मी ने नाम ही नहीं लिया, और हम सारे बर्ड्स का नाम ले नहीं सकते हैं। तो बच्चे को अगर कैटेगरी के बारे में पता होएगा कि इस कैटेगरी को बर्ड्स कहते हैं, तो आप सिंगल वर्ड यूज करेंगे बर्ड्स, और बच्चे को क्लियर हो जाएगा। एनिमल्स को खाने की जरूरत होती है, तो एनिमल्स में सारे एनिमल्स कवर हो। ओके, अब नेक्स्ट पेरेंट्स के सामने क्या इशू फेस होता है? पेरेंट्स बच्चे को ईवीएस से कंसेप्ट सिखाते हैं, लेकिन बच्चे का लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है। अब पेरेंट्स को समझ कैसे आए कि बच्चे को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग पता लग गया कि नहीं पता लगा? उसके लिए आप मैंने सॉर्टिंग इसीलिए प्री साइंस स्किल्स में डाला है। उसके लिए आप दो बास्केट ले सकते हैं, एक पे आप एल लिख सकते हैं, दूसरे पे एनएल लिख सकते हैं, या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पूरा लिख सकते हैं। बच्चे को फ्लैश कार्ड दीजिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के मिक्स करके, और बच्चे को बोलिए कि ये अलग अलग बास्केट में इसको सॉर्टिंग करो। अगर बच्चे ने उसकी सही ढंग से सॉर्टिंग कर ली, इट मीन्स उसको समझ आ गया है। क्योंकि बच्चे में स्पीच नहीं है, लैंग्वेज का इशू चल रहा है, तो बच्चा बोल के नहीं बताएगा कि मम्मी हाँ मुझे लिविंग और नॉन लिविंग समझ आ गया है। लेकिन अगर उसने सॉर्टिंग कर ली तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को लिविंग और नॉन लिविंग चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का लेवल हाई है, ज्यादा अच्छा लेवल है बच्चे का, बच्चा हाई फंक्शनिंग है, तो आप उस बच्चे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप पूछ सकते हैं कोई भी एक उठाइए, सपोज आपने चेयर रख दी, चेयर का एक फोटो बना दी और साथ में लिखो कि ये क्या ये खुद से मूव करती है, यस और नो, क्या ये ग्रो करती है, क्या इसको ब्रीदिंग ये सांस लेती है, क्या ये फील करती है, क्या ये रिप्रोड्यूस करती है। उसको यस नो के क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, उससे बच्चे का कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपने देखना है कि बच्चे का ये लेवल है कि नहीं, कि वो बच्चे इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए या उसको टिक या क्रॉस कर पाए। ओके, इस चार्ट को बनाने से वो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि कई बार ना ऑटिज्म के केस में ये देखा गया है कि बच्चे सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स चलती हैं, तो बच्चे बोलते हैं पंखा है, पंखा चल रहा है तो ये लिविंग हो गया, कार चल रही है, कार तो लिविंग हो गई। ठीक है, तो इस ढंग से बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उस ढंग से आप ये चार्ट बना के उनको बता सकते हो कि देखो कार चलती है, लेकिन कार को हम चाबी लेके खुद चलाते हैं, कार खुद से नहीं चलती, हम चलाते हैं। पंखा खुद से नहीं चलता, हम उनका स्विच ऑन करते हैं। तो बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि देखो कार में हम लोग जो पेट्रोल डालते हैं उसका खाना हो गया। तो चलो ठीक है, बच्चे ने माना कि उसका खाना है, कि क्या कार ग्रो करती है, वो बड़ी होती है? कार पहले हमारे घर में छोटी आई थी, क्या ये बड़ी हो रही है? नहीं हो रही ना, तो इसमें से नॉन लिविंग होगी। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नो है तो वो चीज नॉन लिविंग होगी। इस ढंग से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। Here is a small activity for parents। जैसे मैंने आपको ये ईवीएस का एक कंसेप्ट सिखाया है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का, ऐसे ही आप कुछ कंसेप्ट उठाइए और बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए, और मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्या आपने ये कंसेप्ट जो बच्चे को सिखाई, क्या उसने सीखा, या आपने किस ढंग से बच्चे को सिखाया। जरूरी नहीं कि आप इस स्लाइड्स को फॉलो करो, इस तरीके से आप बच्चों को सिखाओ, अपना तरीका भी चूज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे सिखाया, ताकि हम बाकियों के साथ शेयर करें। एक्टिविटी में मैंने फैमिली सिस्टम लिया है। फैमिली सिस्टम में आपने न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखा सकते हैं बच्चों को।
फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस सिखा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस सिखा सकते हैं। तो ये फ्यू एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं घर पे। इनमें से जो भी आपको लगे अच्छा है, आसान है, यहाँ पे आप बच्चे के साथ वो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, या नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर आपको ट्रेनिंग ये दें या वेबिनार लगाएं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग सेशन. I hope this will be helpful for all of you.